आज की हमारी खास पेशकश दरअसल ए दिल है मुश्किल के एक डायलॉग से जो विवाद हुआ है, जो मोहम्मद रफी के परिजनों को ठेस पहुंची है, वही हमारी चर्चा का आज विषय है। ए दिल है मुश्किल ये फिल्म विवादों के साथ शुरू हुई और विवादों के साथ ही आगे बढ़ रही है और नया विवाद जुड़ा है महान गायक मोहम्मद रफी के कथित तौर पे अपमान को लेकर। फिल्म के एक डायलॉग में रफी के गायन की तुलना रोने से की गई है। इसको लेकर मोहम्मद रफी के परिजनों ने नाराजगी जताई है। फिल्म के निर्देशक करण जौहर से माफी मांगने को कहा है। लेकिन आज का नेशन एजेंडा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले संवाद क्या आज फिल्मों के लिए जरूरी बात बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि हमारे एक दर्शक ने कहा कि 60, 70, 80 के दशक में जो गाने गाए गए वो आज भी हमारी जुबान पर हैं, जो मोहम्मद रफी साहब ने गाए। लेकिन आज की फिल्मों के गाने कब आते हैं, कहां चले जाते हैं, किसी को नहीं पता। और आज इसी पर नेशन एजेंडा पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शाहिद रफी साहब, आप मोहम्मद रफी साहब के पुत्र हैं। शमन म्यूजिक डायरेक्टर प्रदीप सरदाना साहब, आप फिल्म क्रिटिक हैं। मेरे दो सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ अनिल यादव और मुंबई से पंकज मिश्रा मेरे साथ हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, इस पूरे मुद्दे पर संगीतकार संतोष आनंद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जैसा परफेक्ट सिंगर आज तक नहीं हुआ। मुकेश जी, लता मंगेशकर, ये परफेक्ट सिंगर है। फिल्म में ज़रूरत होती है, जहाँ रोने की ज़रूरत होती है वहाँ परफेक्ट सिंगर परफेक्ट रोना देगा, और जहाँ हंसने की ज़रूरत होगी वहाँ परफेक्ट हंसना देगा, और जहाँ परफेक्ट दुनिया को जोड़ने की होगी वहाँ परफेक्ट दुनिया को जोड़ेगा। मोहम्मद रफ़ी अपने आप में, उनके बारे में फिल्म में आप कुछ भी कह दीजिए। जाहिर है ये बात प्रशंसक, जो उनके गायक के प्रशंसक रहे हैं, जो उनके गाने गाते हैं, उनको भी नागवार गुजरी है। शाहिद रफी साहब, अब तक करण जौहर की ओर से आपकी नाराजगी का कोई जवाब नहीं आया है। ना तो उन्होंने माफी मांगी है, ना तो ये बताया है कि दरअसल वो ये कहना क्या चाहते थे, इस डायलॉग को इस फिल्म में रखकर वो क्या दिखाना चाहते थे। अभी तक तो खैर अपना उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है, और मैं वाकई में बहुत हर्ट हुआ है मुझे इस बात को लेकर। ये जो डायलॉग है फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत कॉन्टेक्स्ट पे अपने इस्तेमाल किया गया, और वो भी इतने बड़े इंसान के लिए, इतने बड़े लेजेंड के लिए। और ये डायलॉग जो है ना फिल्म को आगे ले जाती है ना पीछे ले जाती है। तो मैं समझता हूँ कि डायलॉग डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक तरफ से वो कहता है कि मैं मोहम्मद रफ़ी जी की तरह बनना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी गाते कम और रोते ज़्यादा थे। कहने का मतलब क्या था ये? वो तो इतने बड़े इंसान थे, सिंगर तो थे, लेकिन साथ साथ में बहुत बड़े इंसान भी थे वो। नहीं, लेकिन तो उनके बारे में बोलना, रफी साहब, ये तो दुनिया जानती है कि उनसे वर्सटाइल सिंगर आज तक कोई नहीं आया है। मैं अनु मलिक साहब की उन पंक्तियों को बताना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था, शहद से ज्यादा मीठी आवाज वाले मोहम्मद रफी गायकी की दुनिया के एक ऐसे देव पुरुष थे जिनकी तुलना ना आप किसी से हो सकती है और ना रहती दुनिया तक हो सकेगी। इतना वर्सटाइल सिंगर जिन्होंने हर तरह के गाने गाए, ना सिर्फ गाने गाए, गजल गाई, भजन गाए, कव्वाली गाए, हर तरह के गाने गाए, हर जोनल के गाने गाए। जी हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अपना उनको तो आप कोई भी गाने दे दीजिए तो वो गा देते थे। बल्कि अपना अभी जैसे जिस तरीके से डायलॉग बोला गया था, क्यों अपना शम्मी कपूर साहब के लिए, राजेंद्र कुमार साहब के लिए, वो अपना हर किस्म के गाने गाते थे। रोमांटिक गाने बोलो आप, मस्ती भरे गाने बोलिए, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो है उन्होंने कितने गाने गाए, भजन्स कितने गाए उन्होंने। तो ये सब चीज़ें अपना मद्देनज़र रखते हुए अपना मैं समझता हूँ ये डायलॉग की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। और अपना करण, मुझे ये उम्मीद नहीं थी वैसे भी अपने करण जौहर से
कि वो अपना इतने बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद अपना ये चीज़ को अपना नज़रअंदाज किया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि अपना उनको खुद को सोचना चाहिए कि जब 1980 में जब उनके फादर के लिए मेरे फादर ने गाने गाए थे दोस्ताना में, एक गाना वो भी था बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फिर एक गाना वो भी था कि मेरे दोस्त ये किस्सा क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो ये सब गाने अपने, मैं समझता हूँ ये जो गाना मैंने अभी बताया हूँ वो एप्ट होता है। मतलब क्या मतलब था ये रफ़ी साहब के बिल्कुल लिखना। ये सबको ये सबको शाहिद साहब ये सबको ही सवाल कर रहा है। शमीर जी, इस डायलॉग की जरूरत क्या थी? ना ये फिल्म को आगे ले गया, ना ये फिल्म को पीछे ले गया, बल्कि आपने उनके परिजनों को ठेस जरूर पहुंचा दी। बचा जा सकता था इस डायलॉग से। समीर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, यस, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ ये जानना जी बोलिए। बहुत बड़ा बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जी हाँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, और फिल्म में अगर ये डायलॉग रखा है तो मैं समझता हूँ कि रियली बहुत 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 गलत बात है। बिकॉज रफ़ी साहब के बारे में हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे अनजान है। रफ़ी साहब की शख्सियत के बारे में जानती है, रफ़ी साहब की सिंगिंग के बारे में जानती है, और रफ़ी साहब ने जो गाने गा के प्रूव किया है, मोर देन 10,000 सॉन्ग्स। आप सोचिए कि ऐसा सिंगर मेरे ख्याल से सदियों में, 100 साल में बड़ी मुश्किल से एक पैदा होता है जी। तो रफ़ी साहब जैसे सिंगरों के लिए ऐसे कोई भी शब्द यूज़ करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि शायद ये वो पब्लिसिटी स्टंट जिसको हम कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। और बड़ा दुख होता है कि इस तरह से किसी को बदनाम करके जो है वो अपने आप को बहुत कुछ अच्छा साबित करना, एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट है। वो गलत बात है। मोहम्मद रफ़ी को लेकर इस तरह की कहावत है ना कि बदनाम। जी, आप पूरी कर लीजिए अपनी कहावत। हाँ जी, बहुत ही गलत बात है। वो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हम हमारी इंडस्ट्री, बल्कि शमीर साहब, शाहिद साहब, मैं ये बताऊं कि उनके गाने सुनने वाले, उनके गानों के प्रशंसक भी बहुत ही गुस्से में हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनिल यादव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, जहां पर उनके साथ कई उनके प्रशंसक मौजूद हैं। अनिल, क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है जो रफ़ी साहब के फैंस हैं, जो हमेशा उनको सुनते हैं और उन्हें सुनने की उनकी उत्कंठा बनी रहती है? जी रमेश, बिल्कुल। मैं आपको इससे बात करने से पहले एक चीज़ याद दिला दूं कि 90 के दशक में एक फिल्म आई थी क्रोध, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए एक गाना गाया था कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। आज उन्हीं मोहम्मद रफ़ी का अपमान किया गया है बॉलीवुड में, जिसको लेकर लखनऊ के जो उनके फ़ैन हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। ऐ दिल है मुश्किल में कहा एक डायलॉग है जिसमें जो अभिनेत्री है वो कहती है कि मोहम्मद रफ़ी के गाने रुलाते हैं। क्या वास्तव में रुलाते हैं? नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने इतने सदाबहार हैं जो हम लोग हमेशा सुनते। भारत में क्या, विश्व में उनके गाने लोग सुनते, पसंद करते हैं। और नुक्सा शर्मा को सुनिश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ़ी न मांगे, जित सारे सिंगर लोग मिल के इनकी जो भी फिल्म हीरोइन के इनके कोई गाना न गाए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बताइए, क्या लगता है कि ये अपमान करना जरूरी था या इससे बचा जा सकता था? बचा जा सकता था, बिल्कुल बचा जा सकता था। ये इतने अच्छे सिंगर हैं, लेटेस्ट सिंगर एकदम, मतलब पुराने सिंगर हैं ये। इनके इतने गाने हैं, भजन हैं, इन्होंने हर तरह के गाने गाए। कोई ऐसा गाना नहीं जो इन्होंने छोड़ा हो, और हर गाने जो है दिल बिल्कुल हर जो उनके गाने गाए, उनके चाहने वालों के ये कमेंट है। सरदाना साहब, आखिरकार करण जौहर तो कम से कम, अगर राइटर ने लिख भी दिया था, उनकी नज़र से कैसे गुजर गया ये? नज़र से कुछ नहीं गुजरा। पूरी फिल्म को कई बार देखता है डायरेक्टर, और पूरी तरह देखता है। और बहुत दुख की बात है कि इस तरह के महान सिंगर के लिए, जिनके उनके पिता से भी बड़े अच्छे संबंध थे, और खुद वो एक बहुत समझदार डायरेक्टर है, सबसे बड़ी बात है खाली माफ़ी मांगने से बात नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे एक फिल्म जो होती है, एक हिस्ट्री होती है, पूरा हम याद करते हैं। आज भी हम 50 साल पहले की फिल्म याद रखते हैं, मुगल आजम को याद करते हैं, उस सबको देखते हैं, आर्काइव में होती है, स्टूडेंट जाके देखते हैं।
हालांकि ये बड़ा अच्छा है कि अभी तक 36 साल के बाद भी, मोहम्मद रफ़ी के निधन के 36 साल बाद भी उनको लोग नहीं भूले, उनके गाने याद रखते हैं। लेकिन मैं और 50 साल बाद आगे की बात करता हूँ, तब भी मोहम्मद रफ़ी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो नई जनरेशन आएगी तब तक और बहुत से सिंगर आ चुके होंगे, उनकी लोकप्रियता तो रहेगी, लेकिन फिर भी जो लोग उनको नहीं जानते तो इस फिल्म को देखेंगे कहीं आर्काइव में या कहीं पर देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये क्या मोहम्मद रफ़ी क्या रोते थे। आपके डायलॉग जो इमेज बड़ी खराब होती है, परिजनों को ठेस पहुंचाते हैं और इतना समय बीतने के बाद आपके पास अल्फाज नहीं है साहब, आप क्षमा मांग लें, आप कह लें कि हमने जानबूझ के नहीं किया। क्योंकि ये कि आप देखिए ना, इमेज खराब होती है, रिकॉर्ड में एक हिस्ट्री में रह जाती है फिल्म। अब कोई 50 साल बाद फिल्म को देखेगा तो जो नहीं जानता मोहम्मद रफ़ी को कहेगा अच्छा मोहम्मद रफ़ी का वो सिंगर थे, रोते थे। पता एक मोहम्मद रफ़ी जैसा वर्सेटाइल एक्टर जिसे सभी तरह के गाने गाए, वो गुरुदत्त के गाने गाते थे, गुरुदत्त जैसे लगते थे, वो जौहरी वगैरह गाने जौहरी वगैरह जैसे लगते थे, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, राज कपूर, उनके गाने ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि उनका पूरा जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत था। शाहिद साहब, आपको लगता है इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता और इसे एंटरटेनमेंट का रंग भी नहीं दिया जा सकता इस तरह के डायलॉग्स को? नहीं, जाहिर सी बात है, मतलब अपना जिस तरीके से ये डायलॉग बोला गया है, ये एंटरटेनमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, दिस इज़ जस्ट पब्लिसिटी स्टंट्स। एंड सेकेंड थिंग, अपना आप किसके बारे में बोल रहे हैं? कि लेजेंड के बारे में बोल रहे हैं, हु इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर। और कहने का मतलब ये कि अब आप ये सोचिए कि अपना लोग उनको बोलते हैं म्यूज़िक के इंस्टीट्यूट है, तो इतने बड़ी शख्सियत को आप अपना ऐसा बोलोगे तो कैसा अच्छा लगेगा? बिल्कुल सही बात है इस तरह की शख्सियत के बारे में। और हम आपको शाहिद साहब ये भी बता दें, हमने इस फिल्म से जुड़े लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई, वरना हम इस कार्यक्रम में उनकी प्रतिक्रिया भी जरूर दिखाते। मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां पर कई फैंस मौजूद है। पंकज, क्या कुछ कह रहे हैं फैंस? रमेश, देखिए, मोहम्मद रफ़ी पर जिस तरह से ये कमेंट आया है, उसके बाद जो तमाम जो प्रशंसक हैं जो मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं, ना केवल सुनते हैं कि आज भी अगर वो उनकी गीत सुनकर रुक जाते हैं, थम जाते हैं, वैसे लोग नाराज हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो कमेंट आया है उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब का अपमान करना ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको माफ नहीं करेगा। आपके पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में भी लोगों का इतना रोष है, उसके ऊपर से आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, एक गीतकार के बारे में ऐसा बोलेंगे? 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये उनके गीतों के बगैर और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे जो मोहम्मद रफ़ी के खिलाफ जो ये कमेंट आया है? बाबुल की दुआएं देती जा जैसा एक गीत उन्होंने अमर गीत गाया है और हर बाप बेटी उसको सुन के रोते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कमेंट करना कि वो रुलाते हैं। अनुष्का शर्मा तब पैदा भी नहीं हुई होगी, तब से ये गाना हम दिल को छू जाता है। बिल्कुल पंकज, अनुष्का शर्मा, सही बात है, तब पैदा भी नहीं होगी, तब उन्होंने इतने सारे गाने गाए हैं। सरदाना साहब, आपको लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ये माध्यम है, बड़े लेजेंड्स को घसीटने? बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जब इस तरह के सीन फिल्म में डाल दिए जाते हैं तो विवाद में आएगी, उनको पता है पहले से ही। और कुछ फिल्मकारों की आदत है इस तरह करने की। कुछ समय पहले शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म ओम शांति ओम में मनोज कुमार का मजाक उड़ाया था और दिखाया था कि पासपोर्ट के लिए ऐसे हाथ करके बैठते हैं। मनोज कुमार ने उनके ऊपर केस भी किया था। तो ये इस तरह का केस इसलिए चीज़ें करते हैं कि थोड़ा विवादों में फिल्म आएगी, चर्चा में आएगी, सुर्खियों में आएगी और लोग देखने जाएंगे फिल्म को। लेकिन ये इतना इस छोटी सी पब्लिसिटी के लिए इतना गलत काम करना इतना आपराधिक है। ये तो मैं कहूँगा, आप किसी मरे हुए व्यक्ति को, इतने महान व्यक्ति को आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो गाते नहीं, रोते थे। बिल्कुल, और जैसा कि सदी के महानायक ने 1990 में क्रोध फिल्म में कहा था ना, फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। उस फनकार को लेके इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का संवाद अपनी फिल्म में रखना, उसे दिखाना, जाहिर तौर पे उसके परिजनों को ठेस पहुंचाना था। लेकिन अब फिर आपको बता दें, इस फिल्म से जुड़े कोई भी लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, वरना हम उनकी भी टिप्पणी जरूर दिखाते कि उनका अब क्या कहना है। लेकिन देखना है करण जौहर माफी मांगते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, शमर जी आपका, प्रदीप सरदाना साहब आपका और मेरे दोनों सहयोगियों का जो लखनऊ और मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे। नेशन एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही।